जब आकाश कॉल खत्म करके बाहर आया तो उसने कहा, मुझे जाना होगा, बहुत देर हो गई है। मुझे बहुत पहले ही वहां जाना चाहिए था। पता नहीं मैंने उन लोगों पर भरोसा कैसे कर लिया। ये लोग इंसान ही नहीं हैं। मुरारी काका ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और वो लड़की कौन थी? आकाश ने उनकी तरफ देखा और कहा, वक्त नहीं है मेरे पास काका, मुझे जाना होगा। मुझे ये सब कुछ रोकना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बस उसने इतना ही कहा, अपने ऑफिस का बैग उठाया और दोपहर की तपती धूप में भागा भागा बाहर निकल गया। मुरारी काका हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगे। ये सब क्या हो रहा है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्वागत है आप सबका एक और पन्ना हिंदी ऑडियो स्टोरी चैनल पर। यहाँ पर आपको मेरे और आप जैसे आम लोगों की ज़िंदगी की वो कहानियाँ मिलेंगी जो कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी को ख़ास बना देते हैं। तो आइए देर न करते हुए सुनते हैं आज की कहानी। क्या? फिर से? अभी कुछ दिनों पहले ही तो मेरी उन लोगों से बात हुई। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जो हुआ उसे दोहराया नहीं जाएगा। फिर ये सब? आकाश चुपचाप ही सब कुछ सुन रहा था और मन ही मन उसे गुस्सा आ रहा था। वो जानता है अगर वो चाहे तो इन हालातों को वो बदल सकता है, लेकिन समाज के बंधन उसे इन हालातों को बदलने की इजाज़त नहीं देते। वो ये भी समझता है कि उसका उठाया एक गलत कदम सब कुछ बर्बाद कर सकता है। बड़ी मुश्किल से गहरी सांस लेकर वो अपने अंदर जलते हुए आग को नियंत्रण करता है और कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये बात तो तय है कि ऐसा चल नहीं सकता। मुझे उन लोगों से बात करनी पड़ेगी। आकाश कॉल काट देता है। वो पीसीओ का दरवाज़ा खोलकर बाहर आता है। जब वो बाहर निकलता है तो मुरारी काका से उसकी नज़रें टकराती हैं। मुरारी काका उसका चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गलत है। वो उससे पूछते हैं, क्या बात है बेटा? तुम थोड़े से परेशान लग रहे हो। सब ठीक है? आकाश अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वो उनकी तरफ बिना देखे कहता है कि हाँ, सब ठीक है काका, सब बिल्कुल ठीक है। और जो ठीक नहीं भी है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। जैसे वो ये बात मुरारी काका को नहीं, खुद को कह रहा हो। ये बात कहते हुए वो बेंच से अपने ऑफिस का बैग उठाता है और फिर अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। शाम को जब भास्कर मुरारी काका की दुकान पर आया तो रोज की तरह उन लोगों ने हर चीज पर बात की। कुछ देर बात करने के बाद मुरारी काका ने आखिरकार आकाश वाली बात उठाई। दरअसल भास्कर और आकाश एक ही ऑफिस में नौकरी करते थे। दोनों अच्छे दोस्त भी थे। मुरारी काका ने भास्कर से पूछा, क्या तुम्हें आकाश के बर्ताव में कुछ अजीब लगता है? मुरारी काका का ये सवाल अपने आप में बहुत अजीब था, इसीलिए भास्कर ने पूछा, अजीब? अजीब मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? उन्होंने कहा, क्या वो आजकल खोया खोया सा रहता है, थोड़ा परेशान सा? भास्कर ने थोड़ा सा सोचा, फिर उसने कहा, हाँ, परेशान सा तो वो रहने लगा है, अपनी ही दुनिया में रहता है, ऑफिस में ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता। लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तब आज दोपहर जो हुआ वो बात मुरारी काका भास्कर को बताते हैं। भास्कर की सोच और गहरी हो जाती है। फिर वो कहता है, अब आप कह रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है, ऑफिस में भी वो आजकल अजीब बर्ताव करता है। हमारे जो मालिक हैं, पहले वो उसके काम से बहुत खुश हुआ करते थे, लेकिन आजकल जिस तरह से वो काम कर रहा है उससे वो बहुत नाराज़ है। उससे छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं। उसे हमारा सुपरवाइजर डांट रहा है, लेकिन इस बात से उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, मानो वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ हो। हम सब ने देखा था कि वो दोपहर को लंच टाइम में अपना बैग उठाता है और कहीं निकल जाता है,
फिर जैसे ही लंच टाइम खत्म होता है तब वो वापस आता है। उसके ऐसे बर्ताव पर ऑफिस में बात तो होती थी, लेकिन सच कहूँ तो हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि वो यहाँ आता होगा। जब वो कॉल पर बात कर रहा था तो किस तरह की बातें कर रहा था, क्या आपने सुना था? मुरारी काका ने ना में सर हिलाया और कहा, नहीं बेटा, एक तो कांच का दरवाजा और ऊपर से मैं दूसरों की बातें क्यों सुनूंगा। ये ठीक थोड़े ही लगता है। बस उसकी शक्ल देखकर लगा कि वो बहुत परेशान है। कोई बात उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मुझे पता है कि तुम दोनों दोस्त हो। तुम ही वो थे जो आकाश को यहाँ लाए थे, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं। भास्कर मुरारी काका को बहुत अच्छे से जानता था। वो उन लोगों में बिल्कुल नहीं थे जो बिना किसी वजह दूसरों के बारे में बात करते थे। हाँ, आकाश के बर्ताव से वो परेशान तो था, लेकिन इस चीज पर उसने इतना ध्यान पहले नहीं दिया था। लेकिन अब जब मुरारी काका इस बारे में बात कर रहे थे तो इस चीज के बारे में सोचने के लिए भास्कर भी मजबूर हो गया था। उसने कहा, ठीक है काका, मैं कल उससे बात करके देखता हूँ, और अगर चिंता की कोई बात है तो मैं आपको बताता हूँ। आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया। अगर वो किसी मुसीबत में है तो दोस्त होने के नाते उसे इस मुसीबत से निकालना मेरी जिम्मेदारी है। अगले दिन ऑफिस में जैसे ही लंच का वक्त आया, वैसे ही रोज की तरह अपना बैग उठाकर आकाश दफ्तर से बाहर निकलने लगा। आज सारा दिन भास्कर ने इसी लम्हे का इंतजार किया है। उसने जैसे ही आकाश को देखा तो उसने पीछे से उसका नाम पुकारा। आकाश ने उसे मुड़कर देखा और कहा, जो कुछ कहना है जरा जल्दी कहो, मुझे बाहर जाना है। भास्कर थोड़ा सा हिचकिचाया। वो इस बात को कैसे शुरू करेगा उसे पता नहीं था। फिर उसने कहा, "अ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या ये बात बाद में हो सकती है, मेरे लौट कर आने के बाद? दरअसल मुझे कहीं जाना है।" भास्कर के लिए यही मौका था। उसने इस मौके का फायदा उठाया और कहा, मुझे इसी बारे में बात करनी है। मुझे पता है कि रोज दोपहर को तुम कहाँ जाते हो। ये बात सुनते ही आकाश का चेहरा बिल्कुल बदल गया। भास्कर फिर से बोला, मुझे पता है तुम मुरारी काका के पीसी हो जाते हो। तुम किसी से कॉल पर बात करते हो और फिर तुम परेशान रहते हो। देखो, तुम्हारी इस परेशानी ने ना सिर्फ तुम्हारी जाती जिंदगी को बल्कि तुम्हारे काम को भी नुकसान पहुंचाया है। तुम जो इस ऑफिस के सबसे होनहार कर्मचारी थे, अब तुमसे गलतियां होने लगी हैं। सुपरवाइजर साहब ही मुझसे कह रहे थे कि शायद तुम्हारे साथ कुछ गलत है और वो तुमसे बात करना चाहते हैं। मैं तुम्हारा दोस्त होने के नाते तुमसे पूछ रहा हूँ कि आखिर बात क्या है। मुझे बताओ, शायद तुम्हारा बोझ हल्का हो जाए। भास्कर ने तो ये बात इस उम्मीद में कही थी कि शायद उसे सब कुछ आकाश बता देगा या फिर जो हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा इशारा देगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। भास्कर की ये बात सुनकर आकाश बहुत नाराज हुआ और उसने कहा, पहली बात तो ये कि मुरारी काका को तुमसे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, और दूसरी बात ये कि अगर मेरे काम से कोई तकलीफ है किसी को तो उसे आकर मुझसे बात करनी चाहिए थी, ना कि तुम्हें आगे कर देना चाहिए था। और रही बात मैं किससे बात करता हूँ और क्या बात करता हूँ, तो इसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है और मेरे व्यक्तिगत मामले में बोलने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया है। भास्कर बिल्कुल चुप हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ सुनने के बाद उसे क्या कहना चाहिए। आकाश ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मुझे उम्मीद है तुम्हें जो कुछ भी कहना था तुम कह चुके। अब मुझे जाना है। जो भी बात होगी वो वापस आकर होगी। आकाश ऑफिस से निकल गया और भास्कर उसकी तरफ बस देखता रह गया। दोपहर के वक्त दुकान खाली होता है, इसलिए मुरारी काका अक्सर दोपहर को ही हिसाब का काम देखते हैं। आज भी वो यही कर रहे थे जब फोन की घंटी अचानक बज उठी। मुरारी काका को बड़ा अजीब लगा। हाँ, उनके कुछ जानने वालों के पास इस पीसीओ का नंबर है। वो कभी कभी मुरारी काका का नंबर अपने जानने वालों और रिश्तेदारों को देकर रखते हैं। क्या है, सबके घर में अभी भी लैंडलाइन पहुंचा नहीं है, लेकिन अगर उनके रिश्तेदारों की तरफ से कोई कॉल आना होता है तो वो लोग मुरारी काका को बता देते हैं।
और जिसकी कॉल आने वाली होती है वो भी यहाँ आकर इंतज़ार करता है। लेकिन आज तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर ये कॉल किसका है? मुरारी काका ने सोचा कि पहले वो कॉल उठा लेंगे, दूसरी तरफ से कोई कुछ कह रहा है तो उसे सुन लेंगे और जिसका संदेश है उस तक पहुंचा देंगे। ये काम वो अक्सर करते रहते हैं। जब मुरारी काका ने फोन कानों में लगाया तो वो हैरान हो गए। फोन के दूसरी तरफ से एक लड़की रोते हुए कह रही थी, मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आखिर कब तक मैं ये सब कुछ झेलती रहूंगी? आपने वादा किया था कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन आप तो आए ही नहीं। क्या आपको मेरी कोई चिंता नहीं? मुरारी काका ये सुनकर हैरान हो गए। इससे पहले कि वो कुछ कह पाते, उन्होंने देखा कि आकाश आ चुका है। आकाश को देखकर मुरारी काका ने कुछ नहीं कहा, बस उसे हाथ का इशारा किया और उसकी तरफ रिसीवर बढ़ा दिया। आकाश जैसे ही पीसीओ के केबिन तक पहुंचा, मुरारी काका केबिन से निकल आए। आकाश ने हाथ में रिसीवर लिया और दरवाजा बंद कर दिया। मुरारी काका देखते रह गए। आकाश को देखकर लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। उसके चेहरे पे चिंता और आंखों में डर कांच के दरवाजे के पीछे भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। जब आकाश कॉल खत्म करके बाहर आया तो उसने कहा, मुझे जाना होगा, बहुत देर हो गई है। मुझे बहुत पहले ही वहां जाना चाहिए था। पता नहीं मैंने उन लोगों पर भरोसा कैसे कर लिया। ये लोग इंसान ही नहीं हैं। मुरारी काका ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और वो लड़की कौन थी? आकाश ने उनकी तरफ देखा और कहा, वक्त नहीं है मेरे पास काका, मुझे जाना होगा। मुझे ये सब कुछ रोकना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बस उसने इतना ही कहा, अपने ऑफिस का बैग उठाया और दोपहर की तपती धूप में भागा भागा बाहर निकल गया। मुरारी काका हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगे। ये सब क्या हो रहा है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनसे भास्कर ने कहा था कि वो आकाश से बात करेगा। शायद उन दोनों में बातचीत हुई होगी, लेकिन अगर हुई है तो ऐसी क्या बात हुई जो इस तरह से आकाश यहाँ आया? और वो लड़की कौन थी जो रोते हुए फोन कर रही थी? क्या हुआ है उसके साथ, या ऐसा क्या होने वाला है कि वो इतनी डरी हुई थी? अगर आकाश रोज उसके साथ बात करता है तो उन दोनों के बीच रिश्ता क्या है? और ऐसा क्या हुआ जो आकाश इस तरह धूप में पागलों की तरह भागता हुआ कहीं चला गया? सवाल बहुत सारे थे मुरारी काका के पास, लेकिन जवाब सिर्फ आकाश के पास थे। और जिस तरह से आकाश यहाँ से बेसुध भागता हुआ गया है, उससे ये बात तो साफ थी कि इन सवालों के जवाब मुरारी काका को इतनी जल्दी नहीं मिलने वाले थे। उस दोपहर को घटी उस घटना के बाद 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आकाश की कोई खबर नहीं। वो लड़की कौन थी? वो फोन के उस तरफ रो क्यों रही थी? इन सवालों के जवाब सिर्फ आकाश के पास थे और आकाश का कोई अता पता नहीं था। मुरारी काका ने सोचा था कि शायद भास्कर को कुछ पता होगा, लेकिन उससे बात करके उन्हें पता चला कि उस दिन के बाद से आकाश दफ्तर तक नहीं गया है। यहाँ तक कि दफ्तर के लोग, दफ्तर के मालिक सब इस चीज से परेशान हैं, जैसे मानो आकाश हवा में कहीं गायब हो गया हो। मुरारी काका और भास्कर इसी बारे में बात कर रहे थे। तभी मुरारी काका के पीसीओ का फोन बजा। मुरारी काका ने भास्कर को कहा, अरे भास्कर, जरा देखो तो किसने फोन किया है। भास्कर ने बिना झिझके फोन का रिसीवर उठाया और अपने कान के साथ सटा लिया। इससे पहले कि भास्कर कुछ कह पाता, उस तरफ से आकाश की आवाज सुनाई दी। काका, मैं आकाश बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ जिस तरह से मैं उस दिन पीसीओ से निकल आया था, आपको मेरी चिंता हो रही होगी। फिक्र मत कीजिए, इस तरफ सब कुछ ठीक है। मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा। आकाश के लिए कुछ दिनों में भास्कर को भी चिंता होने लग गई थी, तो जैसे ही उसने उसकी आवाज सुनी, उसके जैसे जान में जान आई। भास्कर ने कहा, आकाश, क्या हुआ? तुम कहाँ हो और ये सब कुछ क्या चल रहा है? भास्कर की आवाज सुनते ही आकाश पहले तो थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और कहा, सब कुछ ठीक है, मैं ठीक हूँ।
उसने कहा, ठीक है, लेकिन आखिर चल क्या रहा है, मुझे बताओ तो। भास्कर के इस सवाल पर आकाश बोला, अभी इस बारे में बात करने का वक्त नहीं है। मैं 1-2 दिन में लौटूंगा, फिर तुमसे मिलकर सब कुछ बताऊंगा। अच्छा हुआ तुमसे बात हो गई। उस दिन दफ्तर में मैंने जो बर्ताव किया था तुम्हारे साथ, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। सच कहूँ तो मैंने जो कुछ भी कहा उसे दिल से मत लगाना। मैं बहुत परेशान था, इसलिए मुंह में जो आया मैं बकता गया। तुम तो जानते हो मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। उस पूरे दफ्तर में अगर किसी को मैं अपना दोस्त कह सकता हूँ तो वो सिर्फ तुम हो। भास्कर को इस बात से तो राहत मिली कि उसके और आकाश के रिश्ते पर उस दोपहर की घटना से कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन अभी तक उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे। इससे पहले कि वो अपने सवालों के जवाब मांगता, इतनी सी बात बोलकर आकाश कॉल काट चुका था। भास्कर ने भी रिसीवर अपनी जगह पर रख दिया और उसे समझ में आ गया कि जब तक आकाश लौट कर नहीं आता तब तक उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। दूसरी लड़कियों की तरह कमला के लिए जिंदगी बचपन से आसान नहीं थी। वो जब बहुत छोटी थी तभी उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई। फिर आकाश ने उसे पाला। उसने हमेशा उसे एक बड़े भाई की तरह नहीं बल्कि माँ और बाप दोनों बनकर पाला। आकाश ने कमला को ग्रेजुएशन तक पढ़ाया। फिर एक जिम्मेदार बड़े भाई की तरह उसने कमला की शादी कर दी। जब आकाश ने कमला की शादी की तो उसके दिल में उम्मीद थी कि उसकी बहन शादी के बाद खुश रहेगी। जो प्यार उसे शादी से पहले नहीं मिला, वो परिवार और प्यार उसे शादी के बाद मिलेगा। लेकिन आकाश को नहीं पता था कि जो लोग शराफत का चोला पहनकर उसके पास आए थे, वो असल में कितने गिरे हुए इंसान थे। जब शादी हो रही थी तब तो उन लोगों ने दहेज की मांग रखी ही थी। आकाश के लिए जितना हो सकता था उसने उतना किया और अपनी बहन की शादी कर दी। लेकिन शादी के बाद भी इन लोगों की मांगे खत्म नहीं हुई। वो लोग किसी न किसी बात पर कमला को ताना मारते और उससे कहते कि वो अपने भाई से कहकर और दहेज मंगवाए। कमला चुप रहती और उन लोगों के ताने सहती। धीरे धीरे इन लोगों का अत्याचार और बढ़ता गया और कमला के पति ने एक दिन उस पर हाथ भी उठा दिया। कमला को उसी दिन आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन उसने सोचा कि घर बसाने के लिए इतना सहना पड़ता है। जितना वो चुप रहकर सहती गई, इन लोगों ने अत्याचार उस पर उतना ही बढ़ा दिया। अत्याचार जब बढ़ते बढ़ते हद से आगे चला गया तो एक दिन कमला ने आखिरकार आकाश को ऑफिस में फोन किया और सब कुछ बताया। आकाश हैरान रह गया था। जब वो अपनी बहन से मिलने के लिए ससुराल जाता था तो उन लोगों का बर्ताव देखकर लगता ही नहीं था कि वो लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो ये भी जानता था कि उसकी बहन झूठ नहीं बोल सकती। आकाश ने सब कुछ सुना। वैसे तो उसका दिमाग कह रहा था कि उसे इसी वक्त उन लोगों के खिलाफ पुलिस में जाकर कंप्लेन कर देनी चाहिए और अपनी बहन को लेकर वापस आ जाना चाहिए। लेकिन उसके संस्कार कह रहे थे कि उसकी बहन की शादी हो गई है। ऐसे ही वो अपनी बहन को वहां से निकालकर अपने पास लाकर नहीं रख सकता। ये समाज का नियम नहीं है। इसलिए उसने उससे कहा कि ठीक है, मैं उन लोगों से बात करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उन लोगों को जो वो चाहते हैं वो दे सकूं। आकाश ने अपना वादा निभाया था। उसने उन लोगों से जाकर बात भी की थी, लेकिन बातचीत का ज्यादा फायदा नहीं हुआ। आकाश को उनका असली रूप समझ में आ गया। वो समझ गया कि ये लोग लालची हैं। जब तक ये लोग जो चाहते हैं उन्हें वो नहीं मिलेगा, तब तक ये लोग उसकी बहन पर अत्याचार करते रहेंगे। आकाश कोशिश करने लगा। जो वो चाहते थे दहेज के लिए, कलर टीवी, फ्रिज, ये सब कुछ जुटाने की वो जी जान से कोशिश करने लगा। यहाँ तक कि उसने ऑफिस से लोन ले लिया। कुछ जैसे ही कमला के ससुराल वालों को वो चीजें मिली, वो और चीजें मांगने लगे। थोड़ी सी जमीन और कुछ गहने, लड़के के लिए मोटर बाइक। उनकी फरमाइशें खत्म नहीं हो रही थी। जब आखिरी बार आकाश वहां गया था तो उसी ने मुरारी काका के पीसीओ का नंबर चुपके से अपनी बहन को देकर कहा था, मैं तुझे रोज इस नंबर से कॉल करूंगा, तो मुझसे बात कर लिया करना, और अगर कभी तुझे जरूरत पड़ी तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर लेना। याद रखना बहन, तेरा भाई
अभी जिंदा है। कमला के ससुराल वालों के लालच के साथ साथ कमला पर उनका अत्याचार भी बढ़ता जा रहा था। कमला से भी और सहन नहीं होता था। वो रोज दोपहर को फोन करके अपने भाई को इस बारे में बताती थी। वो ज्यादा बात नहीं करती थी। अगर ससुराल वालों को पता चल जाता कि वो अपने भाई को बता रही है तो उस पर अत्याचार और बढ़ जाता। इसीलिए 1 या 2 शब्दों में वो थोड़ी देर के लिए अपनी बात बता देती थी और फोन रख देती थी। लेकिन उस दिन हद पार हो गई। कमला का पति दोपहर को खाने के लिए दुकान से लौटा था। दाल में नमक थोड़ा सा ज्यादा हो गया था। इसी कारण कमला के पति ने पहले तो उसे बहुत उल्टी सीधी बातें सुनाई और फिर उसे जानवरों की तरह पीटा था। कमला के बर्दाश्त की हद पार हो गई थी। जब उसके पति ने उसे उस तरह से पीटा था, उसे लग रहा था कि वो शायद वहीं पर मर जाएगी। उस दोपहर को उसने और ज्यादा नहीं सोचा और अपने भाई को अपनी हालत बता दी। वो तो शुक्र है कि मुरारी काका ने कॉल उठा लिया था और आकाश को खबर मिल गई थी। क्योंकि जब आकाश अपनी बहन के ससुराल पहुंचा और उसने अपनी बहन को देखा तो वो चौंक गया। 3 महीने पहले उसने जिस कमला को देखा था और अब जिस कमला को वो देख रहा था, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। कमला का रंग बिल्कुल काला पड़ चुका था। उसके शरीर के कई हिस्सों पे मार के निशान थे। ये देखते ही आकाश ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा। उसने सीधे अपनी बहन का हाथ पकड़ा। जैसे ही कमला की सास ने आकाश को देखा, उन्होंने कहा, हाँ हाँ, ले जाओ अपनी बहन को। दहेज तो ठीक से दे नहीं पाते, अपनी बहन को हमारे सर पे लाद दिया है। और सुनो एक बात, जब तक दहेज का पूरा सामान तुम हमें नहीं दोगे ना, अपनी बहन को यहाँ भेजने के बारे में सोचना भी मत। आकाश वैसे ही बहुत गुस्से में था। उसने जैसे ही कमला के सास की तरफ देखा, उनके अंदर का सारा गुस्सा डर में बदल गया, क्योंकि आकाश की आंखों में एक अजीब सी आग थी। आकाश ने कहा, आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, इसीलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, वरना आप लोगों ने जो मेरी बहन का हाल किया है ना, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ क्या कर सकता हूँ, इसका आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है। और रही बात मेरे बहन के यहाँ वापस आने की, तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अपनी बहन को यहाँ नहीं भेजूंगा। और रही बात आप लोगों की, तो आप लोग तैयार हो जाइए। मेरे बहन को आप लोगों ने जितने घाव दिए हैं ना, उन सब घाव का हिसाब आप लोगों को देना पड़ेगा। ये अपने कमरे में अंधेरा करके बैठी हुई थी। आकाश उसके कमरे में आया और उसने लाइट जलाई। उसने देखा कि कमला के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही है। कमला ने धीमी आवाज में कहा, भैया, आप मुझे लेकर तो आ गए, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसका अंजाम क्या होगा? आकाश चलकर अपनी बहन के पास गया और बिस्तर पर उसके पास बैठ गया। उसने कहा, मैं जानता हूँ तेरे और मेरे लिए ये लड़ाई आसान नहीं होगी। समाज वाले हम लोगों पर सवाल उठाएंगे, लेकिन सिर्फ समाज का सोचकर मैं तुझे उस नर्क में छोड़कर तो नहीं आ सकता था। मुझे आज भी ये सोचकर डर लगता है कि अगर उस दिन मैं सही वक्त पर ना पहुंचता तो न जाने तू अगला दिन का सूरज देखती भी या नहीं। कमला कुछ कहने जा रही थी, लेकिन आकाश ने उसे रोक दिया और कहा, मैंने ये शादी तेरी खुशी के लिए की थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं तुझे खुशी नहीं दे रहा, बल्कि तुझे नर्क में धकेल रहा हूँ। हो सके तो अपने इस लाचार भाई को माफ कर देना। मैं जानता हूँ आगे की लड़ाई मुश्किल है, कि हम भाई बहन ने अगर एक दूसरे का साथ दिया तो ये मुश्किल रास्ता भी आसान हो जाएगा। कमला को अपने भाई से हिम्मत मिली और उसने फैसला किया कि अगर उसका भाई उसके साथ है तो वो भी आखिर तक ये लड़ाई लड़ेगी। कमला को अपने ससुराल छोड़े लगभग 2 साल हो चुके हैं। अब वो शहर के एक गर्ल्स स्कूल में टीचर की नौकरी करती है। उसे बहुत ज़्यादा तनख्वाह तो नहीं मिलती, लेकिन कम से कम वो थोड़े से पैसे कमाती है और वो आज़ाद है। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। आज भी स्कूल से लौटते वक्त या जाते वक्त अगर उसे कभी कभी मौका मिलता है तो वो मुरारी काका से मिल लेती है। उनके साथ बैठकर 2 बातें कर लेती है। यूं तो दूसरों के लिए मुरारी काका एक आम इंसान है जो एक पीसीओ चलाते हैं, लेकिन
कमला की नज़रों में वो उसके भगवान हैं, क्योंकि उस दोपहर को अगर मुरारी काका सही वक्त पर फ़ोन ना उठाते और वो खबर आकाश तक ना पहुंचती तो शायद आज कमला जिंदा ना होती। इस कहानी में आखिर तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपनी जान पहचान वालों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर ऐसी ही कहानियाँ सुनना आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए और इसी तरह कहानियाँ सुनते रहिए।